गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका A1 एकेडमी में, है कि नहीं। चलिए, इससे पहले 2 क्लास हम लोग का हो चुका है। दोनों क्लास में हम लोग अच्छे से काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। लगभग पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन किए, पार्ट 2 में भी 10 क्वेश्चन किए। अभी तक कंप्लीट हो चुका हम लोग का 20 क्वेश्चन। आज है पार्ट 3, इसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन हाँ बच्चों, नेक्स्ट वीक से आप लोगों का पर डे जो 10 क्वेश्चन हो रहा है ना, अब ये 10 क्वेश्चन ही नेक्स्ट वीक से हमें फास्ट करना है, तो आपका क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो मे भी वो 15 से 20 क्वेश्चन पार्ट 1 मतलब एक पार्ट में करवाया जाएगा। तैयार हैं आप? चलिए, इसी के साथ आज का सेशन हम सभी स्टार्ट करते हैं। अभी तक 20 क्वेश्चन हो चुका है, तो आज करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट। रेडी है मुंशी जी? बिल्कुल। देखिए, मुंशी जी के अंदर जोश है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है या नहीं, कमेंट करके जल्दी से बताइए। जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि मजेदार क्लास होने वाला है कि नहीं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी। बोलने का मतलब है कि फॉर व्हाट पर्पज वाज द लेगी ऑफ नेशन स्टेबलाइज्ड। देख सकते हैं बच्चों आंसर कि राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति बनाए रखने, विवादों और सुलझाने और भविष्य के युद्धों को रोकने का उद्देश्य से हुआ था। आपको पता है कब हुआ था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ था, जब खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति जब हुई थी ना, तब जाकर के लेगी ऑफ नेशन का स्थापना हुआ था। क्योंकि सभी को पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना, उसमें कितना नुकसान हुआ था, है कि नहीं। खून खराबा, कितने राष्ट्र मतलब पूरी तरीके से बोला जाए तो समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, ठीक है। जिसके बाद लेगी ऑफ नेशन की स्थापना हुई। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि विश्व में शांति बनाए रखना, विवादों को सुलझाना, भविष्य में दोबारा युद्ध ना हो, ठीक है। ये था इसका उद्देश्य। किसका उद्देश्य था? लेगी ऑफ नेशन का। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं बच्चों। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किसने की थी? अरे मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप ये कमेंट करके बता दो तो जल्दी से कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। जल्दी से बताओगे, आपका कमेंट नहीं आता है, ठीक है। जल्दी बताओ तो प्रथम वर्ल्ड वार कब हुआ था। देखो, प्रथम वर्ल्ड वार कब हुआ था, जल्दी से बता दो। अरे 14 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किसने की थी? हु अनाउंस्ड द 14 पॉइंट प्रोग्राम आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो देख सकते हैं 14 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुड्रो विल्सन ने की थी। किसने किया था? वुड्रो विल्सन। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, आदर्शवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का नाम बताना है। आदर्शवाद के किन्हीं 2 विशेषता का नाम बताना है। तो देखिए, पहला नैतिक मूल्य और सिद्धांतों पर आधारित विचारधारा है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति पर बल है। हम सभी को पता है कि जब भी बात आता है विशेषता का, तो हर कोई चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए और शांति पर बल होना चाहिए, है कि नहीं। हर कोई चाहते हैं। फिलोसफी बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल। एंड सेकेंड पॉइंट है एम्फेसिस ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं बच्चों कि मानवाधिकार और लोकतंत्र की स्थापना में आदर्शवाद की भूमिका क्या थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ आइडियलिज्म इन स्टेबलाइजिंग ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी। क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि मानव अधिकार और लोकतंत्र की स्थापना में आदर्शवाद की क्या बातें थी। देख सकते हैं आंसर कि आदर्शवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकार की रक्षा पर बल दिया। यानी आदर्शवाद का मानना था कि जो मानव अधिकार होता है या व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसकी समानता, स्वतंत्रता बोले तो मतलब किसी का लिबर्टी, उनका इक्वलिटी, मानव अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का क्या करना? रक्षा करना, उस पर बल दिया तथा इसमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, 25 में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में आदर्शवाद की क्या भूमिका थी। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े ना बच्चों कि क्या पढ़े, देखिए इसने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में आदर्शवाद की क्या भूमिका थी। तो देख सकते हैं क्या भूमिका थी। आदर्शवाद ने राष्ट्रों के बीच पारस्परिक विश्वास, सहयोग और समझ बढ़ाने पर जोर दिया। यानी बोलने का मतलब है आदर्शवाद ने राष्ट्रों के बीच में कैसा? पारस्परिक विश्वास, सहयोग और समझ बढ़ाने पर जोर दिया, जिसकी वजह से या जिसके बाद
संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन की स्थापना हुई इसी सोच का परिणाम थी। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, आदर्शवाद के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी टू मेरिट ऑफ आइडियलिज्म। देख सकते हैं, नंबर 1, यह नैतिकता और शांति को बढ़ावा देता है। नंबर 2, यह मानवता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को क्या करता है, सुहृद करता है, यानी सुधारता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि आदर्शवाद ने किन्हीं दो गुण का यानी अपने गुणों को कैसे बताया है। तो पहला, नैतिकता और शांति को बढ़ावा दिया। दूसरा, मानवता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को सुहृद किया यानी समझाया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, आदर्शवाद के किन्हीं दो दोषों का उल्लेख करें। अभी हम लोग जानते हैं ना कि जब किसी पॉइंट का जब मेरिट पढ़ते हैं तो उसका डीमेरिट भी हमें पता होना चाहिए, होता है कि नहीं, बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। तो देखिए क्या डीमेरिट है। पहले तो ये बताया गया है कि व्यवहारिकता की कमी के कारण अक्सर अव्यवहारिक माना जाता है। जब आपके अंदर अच्छा बिहेवियर नहीं है तो भाई खराब बिहेवियर तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। दूसरा पॉइंट, यह शक्ति और राष्ट्रीय हितों को, वास्तविकता को नजरअंदाज करता है। जो आइडियलिज्म है ना, ये राष्ट्र के हितों को और उसके शक्ति के वास्तविकता को क्या करता है, नजरअंदाज करता है यानी नेग्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। आदर्शवाद की आलोचना क्यों की गई थी। क्वेश्चन ये पूछ दिया गया था कि व्हाई हैज आइडियलिज्म बीन क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, क्योंकि वह वास्तविकता से दूर होकर केवल आदर्शों पर आधारित है। पता है आपको आइडियलिज्म, देखिए आइडियलिज्म जो है ना, ये वास्तविकता से दूर होकर केवल आदर्शों पर आधारित है, यानी आइडियलिज्म जो है ना सिर्फ आइडियल पर आधारित है। ठीक है, ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्र संघ की असफलता का दो उदाहरण दीजिए। यानी बोला गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि लीग ऑफ नेशन फेल हुआ या असफल हुआ, क्यों हुआ था, इसका दो कारण। तो पहला कारण यह है बच्चों कि इटली ने इथियोपिया पर हमला किया, इटली ने इथियोपिया पे हमला किया। दूसरा, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। अगर ये दोनों नहीं करता ना तो लीग ऑफ नेशन जो है, ठीक है, यानी राष्ट्र संघ जो है, ये अभी भी ये चलता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखेंगे। राष्ट्र संघ की सफलता का दो उदाहरण क्या है, पहला क्या है, इटली अटैक किया किस पे, इथियोपिया पे, और दूसरा क्या है, जर्मनी किस पे इन्वेडेड किया, पोलैंड पे। ठीक है, याद रखेंगे। एंड आज की क्लास का यानी आज पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है। मजा आ रहा, बिल्कुल मजा आ रहा, मजा आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी है तो बच्चों आंसर भी तो इजी बनाया जा रहा है कि नहीं। आपको मजा आ रहा है कि नहीं मुंशी जी, बिल्कुल हमारे मुंशी जी को भी मजा आ रहा, आपको भी मजा आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आंसर है इसके नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 30, आदर्शवाद का मूल्यांकन किन रूपों में किया जा सकता है। इन व्हाट वे कैन आइडियलिज्म बी इवेल्युएटेड। इसका आंसर है बच्चों, इसके नैतिक और शांतिपूर्ण विचारों से, और दूसरा है इसके व्यवहारिक परिमाणों से। यानी नंबर 1 बाय इट्स मॉडल एंड पीसफुल आइडियाज, और नंबर 2 बाय इट्स प्रैक्टिकल रिजल्ट, जिसके वजह से आदर्शवाद का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी के साथ हम सभी मिलते हैं पार्ट 4 में, यानी अगले वीडियो में। चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय। एंड इंपॉर्टेंट नोट, कल के क्लास में हम सभी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, है ना, इकोनॉमिक्स का पार्ट 1। तो भूले ना, क्लास जरूर आए, अटेंड भी जरूर करें। अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।